नमस्ते बिहार, मैं हूं संतोष गंगवार। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। गंडक नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में फिर से पानी फैलने लगा है। जिगरी टोला और रामनगर +2 स्कूल में पानी प्रवेश कर चुका है। एहतियातन स्कूल को बंद करना पड़ा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पानी छोड़ने की वजह से कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है। 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में भारी बारिश से निचले इलाकों का बुरा हाल होता जा रहा है। गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। निचले इलाकों में पानी फैलना शुरू हो गया है और जिसकी वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2,90,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में भारी बारिश लगातार हो रही है जिससे निचले इलाकों का बुरा हाल होता जा रहा है। गंडक नदी का जल स्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वाल्मीकि नगर से एक बड़ी खबर है। गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से नदी में 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही तटबंधों और बांधों की सुरक्षा को लेकर इंजीनियर्स को अलर्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर लगातार नदी का डिस्चार्ज बढ़ रहा है और नेपाल से आने वाली नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गंडक नदी में उफान एक दर्ज किया गया है और लगातार गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के नदियों में के जलस्तर में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसके बाद वाल्मीकि नगर कंट्रोल रूम पर जलस्तर में उछाल आया है और लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद गंडक बैराज के सभी 36 फाटकों को एक बार फिर खोल दिया गया है। तो आपको हम वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद सभी 36 फाटकों को खोल दिया गया है और जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को एक बार फिर अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें तो नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद एक बार फिर यूपी और बिहार के सामने बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। कोसी बागमती के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में तमाम गंगा घाटों पर प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। भद्र घाट पर एसएसपी के जवान कैंप कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। हुई लगातार झमाझम बारिश के बाद गंगा नदी समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर है। कोसी खतरे के निशान के पार बह रही है, जबकि गंगा नदी अभी खतरे के निशान के नीचे है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ देख सकते हैं दूर दूर तक गंगा ही गंगा नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते जलस्तर में कोई घटना ना हो जाए, किसी की जान जोखिम में न पड़ जाए, उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं अलर्ट मोड में जो बोट है वो तैयार किए गए हैं। एसएसबी की तरफ से 3 बोट यहाँ भद्र का घाट के पास तैयार हैं। अलर्ट मोड में एसएसबी के जवान यहाँ तैनात हैं, क्योंकि भद्र घाट पर हमेशा पूजा पाठ और कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। ऐसे में घटनाएं यहाँ ज्यादा होती है। इसके मद्देनजर अलर्ट बोट में जो जवान है वो तैनात हैं। कितने दिनों से सर आप लोग हैं यहाँ? सर हम यहाँ मार्च से है और मैम हमारा आईजी फ्रंटियर एसएसबी आईजी मैडम के आईजी सर के हिसाब से यहाँ हमको यहाँ रखा गया है। 10 आदमी की हमारी टीम है। हम 24 आवर्स यहाँ ड्यूटी पर तैनात है। हमारा एक संतरी परमानेंट यहाँ 24 आवर्स ड्यूटी रहता है। कोई भी क्योंकि पानी जलस्तर बढ़ता है तो डूबने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में एक्टिव मोड में आप लोग रहते हैं? हाँ, 24 आवर्स यहाँ हम ड्यूटी में रहते हैं। एक संतरी हमारा रहेगा परमानेंट, वो हमको सीधा इन्फॉर्म करता था। हमारी टीम बाकी 70 को रहती है। सीधे आके हम अपने कब तक रहना है? अभी आपकी टीम कब तक यहाँ एक्टिव रहेगी? अगले आदेश तक हमारा साहब का अगले आदेश। अभी तक कोई ऐसी जिसकी की जान बचाई हो आप लोगों ने? हाँ मैम, 2 हमने रेस्क्यू किया है, जीवित रेस्क्यू किया है। वो जो कि एक 17 साल का लड़का था, एक 40 साल की मैम थी। उस दोनों ने सुसाइड के लिए यहाँ से छलांग लगाई थी, तो हमारा संतरी तैनात था, उसने अपनी शतक तक दिखाई और उसको बचाया और उसको घर को सही सलामत सुपुर्द किया। सुसाइड करने की कोशिश करें उन्हें भी बचाया जाता है, और क्योंकि रफ्तार जो पानी में डीप बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत गहरा है, और जब भी बाढ़
का जो माहौल है, जब पानी बढ़ता है तो इस तरीके से घटनाएं आम हो जाती है। या तो लोग डूब जाते हैं या फिर कहीं से अगर गिर जाते हैं, तो ऐसे में उनका जान बचाना बहुत जरूरी होता है। और इसी के मद्देनजर एसएसबी की तरफ से अलर्ट मोड में यहाँ बोट लगाए गए हैं। एसएसबी की जो बटालियन है वो यहाँ 24 घंटे तैनात है। अगले आदेश तक इनकी पूरी टीम यहाँ तैनात है, ताकि कहीं कोई अगर घटना घटती है, कोई हादसा होता है, कोई अगर पानी में डूबने लगता है तो उसे तुरंत बचाया जा सके, जो घटना है उसे टाला जा सके। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां पर ठनका की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 3 महिला हैं। आपको बता दें कि ठनका गिरने की सभी घटना अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। ओबरा के डेहरी गांव में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुई थी। आपको बता दें कि कुराईपुर गांव में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और मदनपुर थाना क्षेत्र में 2 जगह पर ठनका गिरने से 2 महिलाओं की भी मौत की खबर है। समस्तीपुर के रसलपुर गांव में ठनका गिरने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई गंगा नदी में नाव से मछली पकड़ने गए थे, तभी ठनका गिरने से एक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसका स्थानीय स्तर पर इलाज करवाया जा रहा है। मृतक युवक अमरजीत रसलपुर गांव का रहने वाला है। तो ठनका गिरने से हादसा हुआ है। 2 भाई मछली पकड़ने के लिए नदी में गए थे, इसी दौरान ठनका गिर गया। एक भाई इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। स्थानीय स्तर पर उसका इलाज कराया जा रहा है। यार बारिश है, उसके बाद ठनका गिरा, उसके बाद उसको ठनका लग गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोग झुलसे हैं। एक की मौत हुई है? एक की मौत हो गई, एक सही, उसका दवा चल रहा है। तो ये किस चीज से मछली मार रहे थे? नाव से, जाली से। नाव पर थे? नाव पर। क्या गंगा नदी में? गंगा नदी। बादल आया, बिजली चमके लगा, उसके बाद वो ठनका गिरा, पानी में गिर गया। क्या कर रहे थे? मछली मारने गया। किस चीज से? जाली से। कहाँ, नाव से थे? नाव से, छोटे। कितने लोग थे नाव पर? 2। खबर आरा से है, जहां पर तरारी प्रखंड स्थित हाई स्कूल में ठनका से घायल छात्राओं की संख्या 19 हो गई है। सभी छात्राओं को तरारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डीएम ने खुद पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन को कई निर्देश भी दिए हैं और फिलहाल सभी छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। छात्राओं के परिजन अपने बच्चों को लेकर के काफी चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि जब स्कूल की छुट्टी के बाद छात्राएं अपने घर जाने को तैयार थी, तभी बारिश होने लगी और स्कूल पर ठनका गिर गया। इस हादसे में 19 छात्राएं झुलस गई और पहले हम लोग को खबर मिल गई थी, उस हिसाब से मेरा ट्रायल से लेकर सारा चीज़ तैयार है। मेरा पूरा मेडिकल टीम अभी लगा हुआ है और जिसमें मॉनिटर से लेकर सारा चीज़ है, पल्स बीपी सारा चीज़ देखा जा रहा है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी है वो सारा चीज़ चल रहा है और होप सो मतलब सब रिकवर होकर घर ही जाए। स्थिर है सबके? हाँ, सब स्थिर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 दर्जन से अधिक बच्चियां घायल हैं ठनका गिरने से। हमारा क्षेत्र का ही मामला है। अभी लगभग 1 दर्जन सदर अस्पताल लाया गया है और कुछ लोग का इलाज वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मैं ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना भी अच्छा से अच्छा इलाज हो वह इलाज दिया जाए, ताकि अच्छा उसके बाद पहले पेड़ पर गिरा है, उसके बाद सारी बच्चियों को, तो अभी तो सारी बच्चियाँ सहमी हुई है, डरी हुई है, कुछ घायल भी है। इलाज चल रहा है, अभी अस्पताल अलर्ट पर है। और बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। गंडक नदी पर बने हाजीपुर सोनपुर पुरानी पुल के नीचे लगा लोहे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पुल पर बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन बाइक, ऑटो, कार समेत छोटे वाहनों का परिचालन धड़ल्ले से हो रहा है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की खबर जैसे ही पथ निर्माण विभाग को मिली, कार्यपालक अभियंता ने पुल का निरीक्षण किया। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पुल के नीचे लोहे का गार्डर लगा है, जो कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जल्द मरम्मत कर दी जाएगी। आपको बता दें कि हाजीपुर को सोनपुर से जोड़ने के लिए गंडक नदी पर कई दशक पहले पुल बना था, जिसे पुरानी पुल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गंडक नदी पर ही अलग एक और पुल बनाया गया, जिससे भारी वाहन गुजरते हैं। मैंने निरीक्षण किया आज और बस उसमें जो आयरन एक्चुअली गटर जो है वो आयरन का है और वो रस्ट करके बीच बीच में रस्ट की वजह से वो डैमेज हुए हैं, उसको ठीक कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। ऐसे लाइट व्हीकल के लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है पुल से आओगे में।
मुजफ्फरपुर में सरैयागंज टावर से आखरा घाट पुल पर जाने वाली सड़क अचानक धंस गई। बता दें, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क महीने भर पहले ही बनी थी, जो पहली बारिश में ही धंस गई। सड़क धंसने के कई घंटों के बाद भी नगर निगम से कोई भी सड़क को देखने के लिए नहीं पहुंचा। सूचना मिलने पर क्षेत्र के विधायक विजेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को फोन लगाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरव। बिहार में जहां इन दिनों लगातार पुल पुलिये गिर रहे हैं, वहीं नई सड़कें भी बारिश में धंसने लगी है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में हैं और यहां पर आप देखेंगे जीडी मॉडल इंटरनेशनल स्कूल के नजदीक सड़क जो है, जो महीने भर पहले ही बना है और वह सड़क जो है वह धंसने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। बगल में स्कूल है। नगर आयुक्त को मैंने फोन भी किया, 2 बार फोन भी किया। ठीक है, आम जनता समझ के फोन उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि उठाना चाहिए था। ये कहने के लिए कि नहीं अभी तक कोई नहीं आया, यहाँ पर कोई नहीं आया, ना हमारा फोन उठाया गया। अभी मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है और ये स्मार्ट सिटी के तहत 1 महीने पहले ये रोड बना है। यहाँ पे ये जो बहुत पुराना स्कूल जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो कि यह गड्ढा हुआ तो छुट्टी के समय यह गड्ढा छुट्टी के अंदर ये सड़क, हाँ, एक महीना पहले नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। स्कूल के नजदीक सड़क जो है, जो महीने भर पहले ही बना है और वह सड़क जो है वह धंसने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। बगल में स्कूल है और गाड़ियां चलती है, जो सरैयागंज टावर से लेके जो सिकंदरपुर वाला रोड है, उसकी तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से आखरा घाट, अगर कोई गाड़ी बगल से क्रॉस करे तो वह नीचे जा सकती है और स्थिति बेहद खतरनाक यहाँ पर हो चुकी है। और कहीं न कहीं यह एक बड़ा सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी को लेकर मुजफ्फरपुर में पिछले कई वर्षों से काम हो रहा है और इसी से बन रही सड़क जो है उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया और जिससे लोग जो है यहाँ पर काफी डरे हुए हैं कि क्या कोई गाड़ी अगर क्रॉस करेगी तो उस गाड़ी का क्या होगा, ये गड्ढा और कितना बड़ा हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। 9 जुलाई को जेडी ज्वाइन करने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। दिल्ली में पार्टी कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मनीष वर्मा का स्वागत किया और नई जिम्मेदारी को लेकर पत्र सौंपा। मनीष वर्मा ने सीएम नीतीश का आभार जताते हुए कहा है कि उनका फोकस बिहार और झारखंड के चुनाव पर है। आइए जानते हैं कि कौन है मनीष वर्मा और राष्ट्रीय महासचिव बनने के क्या मायने हैं। मनीष वर्मा बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा है। पूर्व नौकरशाह मनीष वर्मा ने महज 2 दिन पहले यानी 9 जुलाई को जेडीयू ज्वाइन की और 11 जुलाई को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। और आज हम लोगों के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग पटना से ही आ रहे हैं, आज सुबह तय किया कि इनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाना है। जेडीयू महासचिव का पद कितना बड़ा है ये इसी बात से समझ सकते हैं। कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे आरसीपी सिंह के पास यही पद हुआ करता था और तब जेडीयू में उनकी तूती बोलती थी। राष्ट्रीय महासचिव का पद कितना महत्व रखता है ये इस बात से समझ सकते हैं कि कोई भी नेता महासचिव बनते ही जेडीयू में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बन जाता है। राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय पदाधिकारी बन जाता है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में अलग चेंबर मिलता है। पार्टी के महत्वपूर्ण फैसले में इनकी राय ली जाती है। महासचिव को जेडीयू संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बिहार या बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में संगठन विस्तार की जिम्मेदारी तक मिल सकती है। तो अब जो मनीष वर्मा जी भी आए हैं बिहार में भी और बिहार के बाहर भी पार्टी संगठन को मजबूत करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब सवाल है कि मनीष वर्मा कौन है और नीतीश कुमार ने क्यों उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो भी बताते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के रहने वाले हैं मनीष वर्मा। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। तेज तर्रार अधिकारी के रूप में पहचान बनाने वाले मनीष वर्मा 2012 में इंटर स्टेट डेपुटेशन पर बिहार आए और पूर्णिया और पटना के डीएम रहे। प्रतिनियुक्ति का समय समाप्त होने के बाद मनीष वर्मा ने मूल कैडर में लौटने के बजाय वीआरएस ले लिया।
मनीष वर्मा के नीतीश कुमार से नजदीकी का अंदाजा इस बात से समझ सकते हैं कि सीएम नीतीश ने मनीष को अपने साथ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त परामर्शी का पद सृजित किया और जेडीयू में शामिल होने से पहले तक वो इस पद पर कार्य करते रहे। मुझे जो है सिर्फ 2 दिन के भीतर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए मैं अपने नेता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही जेडीयू के खत्म होने की ना जाने कितनी भविष्यवाणियां की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और मजबूत होकर उभरी और अब तो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अपनी पार्टी और पार्टी नेताओं को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई तो दिलेश्वर कामैत को लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल का नेता और पहली बार राज्यसभा सांसद बने संजय झा को राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया। इसके अलावा संजय झा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। मनीष वर्मा को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में दूसरी पंक्ति की मजबूत लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बड़ी पहल कर दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज के NH-27 हादसा मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस पूरी घटना के लिए NHAI को जिम्मेदार माना। NHAI के प्रबंधक समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल दिल्ली से गुवाहाटी को जोड़ने वाला NH-27 गोपालगंज में जर्जर हो चुका है। नेशनल हाईवे खराब होने की वजह से पिछले 1 महीने में 6 पुलिसकर्मियों सड़क हादसे में उनकी मौत हो चुकी है। पुलिस ने NHAI को इन हादसों का जिम्मेदार ठहराया है। NH-27 हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद NHAI के इंजीनियर, प्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर फरार हैं। पुलिस की जांच में अब तक NH में गड्ढों को हादसे की वजह बताया जा रहा है। सितवलिया थाने में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और पुलिस छापेमारी कर रही है। कि रोड में कई जगह गड्ढे हैं और कई जगह मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। इस कारण से जो है ये सड़क दुर्घटना होती आ रही है और इस सड़क दुर्घटना के पीछे भी यही कारण सामने आया है। और ऐसे में जो NH के जो इंजीनियर हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनको मेंटेनेंस का कार्य देखना है और सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य किए जाने हैं उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें आगे जो अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का कारण NH-27 पर गड्ढों की मरम्मती न होना, जरूरत के मुताबिक लाइट की कमी होना, साइन बोर्ड का नहीं लगाया जाना, NH से सटे अवैध कट बंद न होना और NH की मरम्मत और रखरखाव न होना बताया जा रहा है। हालांकि SP स्वर्ण प्रभात ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। NHAI से जुड़े लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन हादसे का शिकार बन चुकी पुलिस को जांच में NH पर मौत का गड्ढा नजर आ गया है। हालांकि NHAI की तरफ से जवाब का इंतजार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने। प्रोजेक्ट वन ट्री, एक एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल देकर जाएं। आइए, जैसे मोदी जी ने कहा था, माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्यों को भी जागरूक करें। एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम। वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं बधाई देता हूं नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आइए एक एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं। आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।